जाओ दादी जी को ऊपर छत पर चाय नाश्ता दे आओ। मंजू जी ने अपनी नई नवेली बहू सरू को आदेश देते हुए कहा। अभी कल ही तो सरू हनीमून से वापस आई थी। जी मम्मी जी। और सरू हाथ में ट्रे लेकर ऊपर चल पड़ी और जैसे ही वो छत पर पहुंची ठंड की सिहरन से कपकपा उठी। ये दिसंबर जनवरी का महीना भी कितना बर्फीला होता है। दादी माँ आपकी चाय। और जैसे ही सरू ने कावेरी जी का हाथ पकड़ा सिहर सी उठी। कितने ठंडे हैं दादी के हाथ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। ये हाड़ कपाती ठंड और दादी माँ के लिए ऊपर का कमरा, कुछ समझ में नहीं आया सरू के। सरू ने जल्दी से दादी माँ को उठाकर गरम गरम चाय का प्याला उनके हाथ में पकड़ा दिया। जुग जुग जियो बहुरिया। कावेरी जी ने सरू को ढेरों आशीर्वाद दे डाले और तभी ठंड से कपकपाते हुए बोली, ये ठंड तो लगता है अब की बार जान लेकर रहेगी। कावेरी जी कपकपाते हुए बोली, ऐसा ना कहिए दादी माँ, मुझे तो अभी आपकी खूब सेवा करनी है। लेकिन दादी माँ एक बात बताइए, आप इतनी ठंड में ऊपर क्यों रहती हैं? नई नवेली बहू ने सवाल उछाल दिया। सरू ने महसूस किया कि दादी माँ कुछ बोली तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगी। सरू मन में कुछ सोच विचार कर वापस नीचे उतर आई और जैसे ही वो अपने पति मयंक के लिए चाय लेकर गई, उसने तुरंत सवाल उछाल दिया, मयंक, दादी माँ छत वाले कमरे में क्यों रहती है जबकि नीचे का एक कमरा खाली है? शांत रहो, मयंक होंठों पर उंगली रखते हुए बोला। पापा मम्मी की बहुत बहस हो चुकी है इस बारे में। पापा दादी को ऊपर के कमरे में रखने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मम्मी ने उनसे बहस करके दादी को ऊपर कमरे में रखने के लिए मजबूर कर दिया। ये बात बड़ी अजीब सी लगी सरू को, लेकिन उसने मन ही मन कुछ ठान लिया। मम्मी जी, दादी माँ को इतनी ठंड में ऊपर का ही कमरा क्यों? सरू ने अपनी सासू माँ मंजू जी से पूछा। अरे उनको कौन सा फर्क पड़ता है, रजाई ओढ़े लपेटे लेटी रहती है आराम से, और फिर कमरा चारों तरफ से बंद भी तो है। लेकिन मम्मी जी, ठंड के दिनों में लगता है कि एक एक झिरी से भी हवा प्रवेश कर रही है, और फिर नीचे एक कमरा खाली भी तो है, दादी उसमें भी तो रह सकती है। सरू बोली, ना ना, वो कमरा तो तुम्हारी ननद चंचल का है, जब वो आएगी तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मंजू जी बोली, मम्मी जी आप समझने की कोशिश कीजिए, जब जीजी आएंगी तो सब लोग मिलकर एडजस्ट कर लेंगे और हो सकता है कि जीजी को भी इसमें आपत्ति ना हो। अरे नहीं, अम्मा दिन भर नीचे बैठी बैठी बेमतलब की पूछताछ करती रहती हैं, मुझे उनकी बातों से बड़ी उलझन होती है। फिर ठीक है मम्मी जी, हम लोग ऊपर कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे और दादी माँ को हम अपना कमरा दे देंगे। बेटा मयंक भी अब सास बहू के वार्तालाप में शामिल होते हुए बोला। अच्छा, तो नई नई बहुरानी ने तुम्हारे कान भी भर दिए मयंक? मंजू, हमारी बहुरानी तुमसे ज्यादा होशियार और समझदार निकली। अभी मुश्किल से उसे आए हफ्ता 2 हफ्ता ही हुआ है और वो मेरी माँ के लिए चिंतित है, लेकिन तुमने कभी भी मेरी अम्मा को दिल से नहीं अपनाया। इतना बोलते बोलते मंजू जी के पति कौशल जी की आवाज भर्रा गई। तो तय रहा कि अब अम्मा नीचे चंचल के ही कमरे में रहेंगी, उसमें लेटरिन बाथरूम भी अटैच है, तो अम्मा को और भी ज्यादा आराम रहेगा। कौशल जी बोले। अब तो मंजू जी से कुछ बोलते नहीं बना, क्योंकि कौशल जी, सरू और मयंक तीनों एक साथ जो मिल गए थे। सरू के चेहरे पर एक भोली सी विजयी मुस्कान उभर आई और वो अपनी दादी सास कावेरी जी को नीचे के कमरे में ले आई। और अब तो सरू उनकी खूब अच्छी तरह से देखभाल करती, कभी उनके बालों में तेल की मालिश तो कभी हाथ पांव में गुनगुने तेल से मालिश। खाना पीना भी उन्हें बिल्कुल गरम गरम पकड़ा आती और जब भी मौका मिलता उनसे बतियाने बैठ जाती। दादी से तरह तरह के अनुभव सुनती। दादी माँ के कहने पर सरू उनको गीता रामायण भी पढ़कर सुना देती। कावेरी जी तो निहाल हो जाती। जो सुख वो बहू से पाने के लिए तरसती रही, वो सुख पोते की बहू ने उन्हें आकर दिया। कावेरी जी का जो चेहरा उम्र से ज्यादा बूढ़ा लगने लगा था, वो सरू के इतने आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, प्यार और देखभाल से खिलखिलाने लगा। कौशल जी मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन मन ही मन अपनी बहू सरू का बहुत ज्यादा आभार मानते, क्योंकि सरू ने उनकी अम्मा को वो स्थान और सम्मान दिला दिया था जो वो अपनी पत्नी मंजू की जिद की वजह से उन्हें कभी नहीं दिला पाए थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।